हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पवन बायो क्लासेस में। और आज इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा पीजीटी बायोटेक एग्ज़ाम। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग हर एक डिटेल्स जानेंगे, छोटी से छोटी डिटेल जानेंगे। एग्ज़ाम क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए लिया जाता है, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद क्या होता है। ठीक है, तो आज जो एक इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब लाइफ साइंस के स्टूडेंट के लिए है पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी एग्ज़ाम, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जाम होता क्या है। तो पीजीटी मींस पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन बायोटेक्नोलॉजी। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है एंड इट इज कंडक्टेड फॉर सेलेक्टिंग टीचर्स एट द सीनियर सेकेंडरी लेवल, दैट मींस क्लास 11th एंड 12th। ठीक है, क्लास 11th और 12th में पढ़ाने के लिए जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है उनमें बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाने के लिए, ठीक है, जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट की जाती है गवर्नमेंट स्कूल्स में या फिर केंद्रीय विद्यालय में, ठीक है, उनके लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ओके, उस रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। बात करें कि एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, तो ये हमारा आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कराती है एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई कराती है, और जो स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन है पीएससी वो करवाती है। ठीक है, और जो पोजीशन होती है वो सीनियर सेकेंडरी टीचर यानी क्लास 11th एंड 12th के टीचर्स के लिए होती है। सब्जेक्ट जो होता है वो आपका बायोटेक्नोलॉजी होता है, और जो एनुअल वैकेंसी होती है वो नियरली 100 to 200 पोजीशन होती है नेशन वाइड। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया आपको 100 से 200 रिक्रूटमेंट वर्ड किया जाता है आपको एनुअली। ओके, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ द एग्जाम की, इस एग्जाम की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये एग्जाम जो होता है इट इज अ गेटवे टू प्रेस्टिजियस टीचिंग पोजीशन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो जो भी आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के लिए, उसमें जो टीचिंग पोजीशन है उसके लिए एक गेटवे है। ठीक है, एक बैरियर है जिसको क्रॉस करके आप टीचर बन सकते हैं। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी होती है इसमें, क्योंकि आपका गवर्नमेंट जॉब है और जो अदर बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, अदर देन द सैलरी, वो भी आपको इसमें मिलते हैं। ओके, एंड इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग बायोटेक्नोलॉजी नॉलेज विद द नेक्स्ट जनरेशन। जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको जो बायोटेक्नोलॉजी की जो बहुत ही डीप नॉलेज होती है वो आप प्रोवाइड करा सकते हो। ओके, इसके अलावा यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट टू स्टेम। ठीक है, जो स्टेम है, जो हमारे साइंस के लिए, जो हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है उसके एजुकेशन में आप कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड स्टेबल कैरियर पाथ विथ रेगुलर इंक्रीमेंट्स, आपको एक स्टेबल कैरियर पाथ मिलता है जिसमें आपका रेगुलरली इंक्रीमेंट होता रहता है। ओके, बात करें अगर करियर आफ्टर द एग्जाम की, ठीक है, कि एग्जाम के बाद क्या क्या आपके पास करियर ऑप्शंस होते हैं। तो आप जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें आप पीजीटी के तौर पे आपकी रिक्रूटमेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय के टीचर के तौर पे आप रिक्रूटमेंट हो सकती है। इसके अलावा जो अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो प्राइवेट स्कूल्स में, ठीक है, आप एक कंटेंट डेवलपर के तौर पे काम कर सकते हैं, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर सकते हैं। ठीक है, करियर काउंसलर या फिर एजुकेशनल कंसल्टेंट के तौर पर भी आप वर्क कर सकते हो। ओके, अगर बात करें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट तो है आपकी टीचिंग। टीचिंग आपको करनी होती है बायोटेक्नोलॉजी, जो मेन सब्जेक्ट है वो कहाँ, क्लास 11th एंड 12th में बायोटेक आपको पढ़ाना होता है। ठीक है, इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो प्रैक्टिकल लैब ट्रेनिंग होती है वो प्रोवाइड करानी होती है। ठीक है, इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनका असेसमेंट करना होता है, उनको इवेलुएट करना होता है, विच वन इज बेटर विच वन इज नॉट। और जो आपके पुअर स्टूडेंट्स हैं, जो आपके कमजोर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको आपको ज़्यादा ध्यान देना होता है उन पर। ठीक है, क्यूरिकुलम डेवलपमेंट पर भी आपको ध्यान देना होता है। इसके अलावा जो साइंस के एग्जीबिशंस हैं वो आपको ऑर्गेनाइज कराने होते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं जो कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मेंटर करना होता है, उनको गाइड करना होता है। ठीक है, इसके अलावा जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स होते हैं उनको आपको मेंटेन कराना होता है, और लेबोरेटरी में जो मैनेजमेंट वर्क होता है उसको भी आपको सुपरवाइज करना होता है। ओके, बात करें अगर एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो जो आपके पास जो बायोटेक सब्जेक्ट है उसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, लाइफ साइंस के जो एलाइड सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स, कम से कम 50% मार्क्स आपके होने ही होने चाहिए। ओके, बीएड जो होता है वो भी आपके पास होना चाहिए, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कुछ जगहों पर ये ऑप्शनल होता है, कुछ जगहों पर ये कंपलसरी माना जाता है। ओके, जो एज लिमिट होती है वो 21 ईयर से लेकर के 40 ईयर्स तक होती है, और ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। और इसके अलावा जो टीचिंग एक्सपीरियंस होता है वो प्रेफर्ड किया जाता है बट मैंडेटरी नहीं होता है। ठीक है,
कई जगहों पर जो प्रीवियस टीचिंग एक्सपीरियंस है उसको प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है, आप बिना टीचिंग एक्सपीरियंस के भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जाम होता है, ठीक है। उस रिटन एग्जाम के बाद आपका एक इंटरव्यू राउंड होता है, राउंड के बाद अगर आप क्लियर करते हो तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल एग्जाम होता है, एंड एट लास्ट आपका एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ये जानने के लिए होता है कि आपके पास कोई पहले से आप किसी इलीगल एक्टिविटीज में या फिर अनएथिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो या नहीं हो। ओके, अगर हम बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न की, ठीक है, तो जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न होता है वो टोटल 3 घंटे का होता है, ठीक है। 3 घंटे का ड्यूरेशन आपका एग्जाम का होता है और टोटल 150 मार्क्स का होता है। ओके, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिसमें हर नेगेटिव मार्किंग पर आपके 0.25 मार्क्स जो होते हैं वो रिड्यूस होते हैं, वो काटे जाते हैं। जो मीडियम होता है एग्जामिनेशन का वो इंग्लिश या हिंदी दोनों हो सकता है। ओके, अगर बात करें हम इंपॉर्टेंट सेक्शंस की, तो एग्जाम के लिए क्या क्या सेक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी के फंडामेंटल्स। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बायोटेक्नोलॉजी का, बहुत ही हाई फाई नहीं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जहाँ पर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वहाँ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत होती है। तो बायोटेक्नोलॉजी के फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग दो चीजें ऐसी हैं जो कि बायोटेक की बुनियाद मानी जा सकती हैं, ठीक है, और सेल कल्चर। तो इन तीनों पर आपकी कमांड होनी ही होनी चाहिए, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके अलावा टीचिंग मेथोडोलॉजी, जनरल अवेयरनेस और एजुकेशनल साइकोलॉजी, अगर इस पर आपकी कमांड है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, बात अगर हम करें कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करें, तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको जो सिलेबस है उसको आपको पूरी तरह से अच्छे से समझना होगा कि आपको सिलेबस में कितना डीप पढ़ाई करना है, क्या क्या सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो टॉपिक वाइज स्टडी प्लान है वो आपको बनाना होगा, ठीक है, हर टॉपिक के लिए अपना एक स्टडी प्लान बनाना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उन पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा। एनसीईआरटी जो होती है वो एक ब्रह्मास्त्र का काम करती है किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी की बुक्स पर सबसे ज्यादा फोकस करना होगा आपको, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, पिछले साल के जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे कि आपको ये आइडिया लग सके कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। ओके, इसके अलावा जो मॉक टेस्ट हैं, रेगुलर मॉक टेस्ट हैं, उनको आपको बार बार उनकी प्रैक्टिस करते रहनी होगी। आप कोई एक स्टूडेंट ग्रुप अगर ज्वाइन कर सकें, एजुकेशनल स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर सकें अगर, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और जो नोट्स हैं उनको आपको सिस्टमेटिकली बनाना होगा, कि नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। ओके, अगर हम बात करें रेफरेंस मटेरियल की, तो कौन कौन से रेफरेंस मटेरियल सबसे अच्छे माने जाते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि एनसीईआरटी का कोई तोड़ नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो क्लास 11th और 12th के बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी भी आप क्लास 11th और 12th के पढ़िए। इसके अलावा जो बीडी सिंह की एक्सपेंडिंग हॉराइजंस हैं बायोटेक्नोलॉजी की, वो बुक आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा एडवांस बायोटेक्नोलॉजी बाई यू सत्यनारायणा, ये भी एक अच्छी बुक है, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड बुक्स बाई केवीएस और एनवीएस एग्जाम प्रिपरेशन ऑथर्स, ठीक है, वो भी एक अच्छी बुक मानी थी। कार्प जो सेल बायोलॉजी है बहुत ही कॉन्साइज, बहुत ही कहा जाए कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी बुक है। लेनिंगर की बायोकेमिस्ट्री आप एज ए रेफरेंस मटेरियल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। और एक कोई अच्छा एजुकेशनल रिसोर्स, ऑनलाइन एजुकेशनल रिसोर्स, चाहे वो एनपीटीएल का हो, चाहे कोर्सेरा का हो, चाहे इवन आप यूट्यूब से देख सकते हैं, ठीक है, जो कि ट्रस्ट वर्दी हो, उनको आपको रेफर करना होगा। और जो स्टैंडर्ड टीचिंग मेथोडोलॉजी की बुक्स हैं उनको भी आपको ध्यान देना होगा, उनको भी पढ़ना होगा। ओके, जब भी आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ओके, अगर आप बात करें डू एंड डोंट्स फॉर द एग्जाम, एग्जामिनेशन के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको जो स्टडी शेड्यूल है वो आपको आपका रेगुलर करना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है लेकिन डेली पढ़ना है, और डेली आपको न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ना है, ताकि जो रिसेंट डिस्कवरीज हो रही हैं ऑल ओवर वर्ल्ड उसके बारे में आप जानकारी रख सको। जो मॉक टेस्ट है उसकी प्रैक्टिस आपको बार बार
करनी आपके लिए बेनिफिशियल होगी, ताकि आपको पता चले कि एग्जामिनेशन में इन्वायरमेंट कैसा होता है और उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सको, टाइम मैनेजमेंट कर सको। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, ताकि आपको आपके जो डिफिकल्टी लेवल्स हैं उनके बारे में जानकारी, जो पुअर एरियाज हैं उनके बारे में जानकारी हो सके। ठीक है, और जो लेबोरेटरी एक्सपोजर है, ठीक है, वो भी आपको देखते रहना होगा, ताकि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है बायोटिक की उस पर आपकी कमांड हो सके। ओके, अगर बात करें कि डोंट्स, क्या हमें क्या नहीं, लास्ट मिनट की प्रिपरेशन हमें बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, लास्ट मिनट की तैयारी में कुछ भी नहीं हो पाता है, सिर्फ चीजें जो होती एक के ऊपर कॉन्सेप्ट का बोझ बनता चला जाता है, जो कि कुछ भी क्लियर नहीं होता। ठीक है, टॉपिक्स आपको कोई भी स्किप नहीं करना है, ये सोच कर ये इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं इसको छोड़ दें, नहीं। इस कंपटीशन में हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो टीचिंग मेथड्स हैं उसको कई लोग इग्नोर कर देते हैं, आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको अच्छे से समझना है कि टीचिंग कैसे की जाती है। ठीक है, क्या क्या मेथड्स होते हैं। ठीक है, जो करंट अफेयर्स हैं उनको निगलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, करंट अफेयर्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस एग्जाम में। और जो स्टडी पैटर्न होना चाहिए वो आपका रैंडम नहीं होना चाहिए, आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, परसों फिर पढ़ा, नरसों नहीं पढ़ा। ठीक है, आज ये पढ़ा फिर 4 दिन छोड़ दिया, कल दूसरा टॉपिक पढ़े, फिर 10 दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। एक रेगुलर स्टडी शेड्यूल, ठीक है, और एक सिस्टमेटिक आपका स्टडी नोट्स, ठीक है, सिस्टमेटिक टॉपिक्स, आपके सिस्टमेटिक स्टडी प्लान, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। ओके, अगर बात करें टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द प्रिपरेशन की, तो सबसे पहले आपको जो माइंड मैप्स बनाने होंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। मेमोनिक्स का इस्तेमाल करना होगा, डायग्राम्स आप अच्छे से अच्छा बनाएं तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, और किसी भी चीज़ को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप घर में ही कुछ बच्चों को, अगर आप वो कॉन्सेप्ट समझा पा रहे हैं बायोटेक के, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, जो सैम्पल पेपर्स हैं उनको सॉल्व करना होता है। ठीक है, जो टाइम मैनेजमेंट के एक्सरसाइजेज हैं उन पर आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, क्योंकि अक्सर एग्जामिनेशन में टाइम मैनेजमेंट की कमी की वजह से आता हुआ सवाल भी स्टूडेंट छोड़ देते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, और रिवीजन करना है रेगुलरली, आज जो पढ़ा कल रिवाइज कीजिए, कल जो पढ़ा उसको एक हफ्ते बाद रिवाइज करिए, एक हफ्ते बाद जो पढ़ा फिर 1 महीने बाद रिवाइज करिए, 1 महीने बाद जो पढ़ा वो 6 महीने बाद रिवाइज कीजिए, चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। ओके, बात करें अगर कुछ फैक्ट्स एंड मिथ की, इस एग्जाम में क्या क्या फैक्ट्स हैं क्या क्या मिथ हैं, तो सबसे पहला फैक्ट तो ये है कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है। हाँ, ये बिल्कुल मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, और इसमें करियर ग्रोथ रेगुलरली होता रहता है, आपकी एक्सपीरियंस के बेसिस पर, परफॉर्मेंस के बेसिस पर। ठीक है, ये एक सिक्योर्ड गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, आपके लाइफ लॉन्ग के लिए। एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, इसमें बहुत सारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट के आपको मौके मिल सकते हैं। ठीक है, मिथ्स की अगर बात करें, कुछ ऐसे अफवाहें जो फैली हुई हैं इस एग्जाम के बारे में, कि कई लोग कहते हैं कि ओनली टीचिंग एक्सपीरियंस मैटर, नो, नॉलेज ऑलवेज मैटर्स। ठीक है, इसके अलावा लिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लोगों को डाउट है, नहीं, आपके पास बहुत ही अच्छी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज इस फील्ड में है। ठीक है, कुछ लोग ये भी लगता है ओनली थ्योरी नॉलेज इज रिक्वायर्ड, नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। ओके, कुछ लोग बोलते हैं एज रिस्ट्रिक्शंस आर रिजिड, नो, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द स्टेट टू स्टेट। ओके, तो अगर इसके अलावा अगर हम बात करें स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम, एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज, सब्जेक्ट के फंडामेंटल पर, बायोटेक के फंडामेंटल पर आपकी तगड़ी कमांड होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आप न सिर्फ इंटरव्यूअर को बल्कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी अच्छा कम्युनिकेट कर सकें। जो लेबोरेटरी टेक्निक्स हैं, ठीक है, जो भी आपके लेबोरेटरी के टेक्निक्स हैं उनको, उसमें आपके स्किल्स होनी चाहिए कि आप लेबोरेटरी में अच्छे से काम कर सकें, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे बने रहें। ठीक है, क्लासरूम मैनेजमेंट आपको अच्छे से आना चाहिए, क्लासरूम में डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में भी आप अच्छे से काम कर सको, मैनेज कर सको चीज़ों को। ठीक है, डिजिटल टीचिंग एबिलिटीज, ठीक है, जो मॉडर्न एरा में, मॉडर्न टाइम में जो भी डिजिटल टीचिंग की टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनसे आपको अवेयर होना होगा। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर आपके अंदर होना चाहिए, जिससे आप क्वेश्चंस को देख करके आप उसके प्रॉब्लम के बारे में सॉल्यूशन बेस्ड आपका अप्रोच होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट साइकोलॉजी अंडरस्टैंडिंग, आपको स्टूडेंट की साइकोलॉजी को समझना चाहिए, क्योंकि इस जॉब में आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स कैसे कैसे होते हैं, ठीक है, उनकी साइकोलॉजी क्या क्या होती है, अगर आप ये समझ रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर बात करें करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आफ्टर सिलेक्शन, आपने एग्जाम दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, अब क्या, तो सबसे पहले जो होता है कि आप एक जूनियर पीजीटी से फिर आप सीनियर पीजीटी बनते हो, उसके बाद आप एचओडी बनते हो, फिर वाइस प्रिंसिपल बनते हो, और फिर प्रिंसिपल बन सकते हो। इसके अलावा एजुकेशनल ऑफिसर के तौर पर, करिकुलम डेवलपर के तौर पर, या फिर टीचर ट्रेनर के तौर पर भी आपको एक तगड़ी एक हायरार्की मिल जाती है,
बहुत सारे आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। ओके, एज ए कंक्लूजन अगर हम बात करें इस एग्जाम के बारे में, तो जो पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम है, इट ऑफर्स अ रिवार्डिंग करियर, बहुत ही रिवार्डिंग करियर आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट कंबाइंस टीचिंग पैशन विद सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज। ठीक है, जो आपका टीचिंग पैशन है और जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी की नॉलेज है, ये उन दोनों को कंबाइन करता है। इसमें सक्सेस रिक्वायर्स, इसमें सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि डेडिकेटेड प्रिपरेशन होना चाहिए। आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए बहुत ही डेडिकेटेड होनी चाहिए। आपकी जो लर्निंग होनी चाहिए वो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, और जो टीचिंग स्किल होनी चाहिए वो इफेक्टिव होनी चाहिए। ओके, इसके अलावा जो ये पोजीशन है, ये आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराता है, आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, आपको रिस्पेक्ट प्रोवाइड कराता है। टीचिंग इज अ वेरी रिस्पेक्टफुल जॉब। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ इन एजुकेशनल सेक्टर, एजुकेशनल सेक्टर में जो प्रोफेशनल ग्रोथ है उसकी आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, और हमेशा याद रखिए कि बी स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूजेज, बिकॉज एक्सक्यूजेज नेवर ब्रिंग सक्सेस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।